नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू इंसाइटफुल नॉलेज। बहुत दिनों के बाद आपसे एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा व्यस्त था मैं। लेकिन बहुत जगहों पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट किए और उनको हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों ने सराहा। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि भाई आप अपना जो पॉडकास्ट था उसको रिवाइव क्यों नहीं करते, अपना जो एक हमें जानकारी देते थे उसको रिवाइव क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा चलिए एक छोटे तरीके से हम इसको रिवाइव करते हैं। टाइम टू टाइम आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। तो ये जो नई एक शुरुआत है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 अप्रैल 2025 में जो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद भारतीय सरकार ने क्या क्या कदम लिए। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया जो कि मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर में, जिसको हम कहेंगे इकोनॉमिक वॉरफेयर, ये हमने शुरू किया है पाकिस्तान के खिलाफ। और क्योंकि याद रखिए कि पाकिस्तान में जो इस समय वहां के उनके आका बैठे हुए हैं, जिसमें मूलतः जो है उनका जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो एक बहुत ही बड़ा एक टेररिस्ट मेंटालिटी का एक व्यक्ति है जो कि आराम से नहीं बैठेगा उसको, क्योंकि अपनी एक महत्वता उसको जतानी है, अपने पब्लिक को उसको बताना है कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं। क्योंकि इतने छोटे से देश के लिए इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा आर्म्स एंड एम्युनिशन का जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, वो क्या है, उसका लेना देना क्या है, किससे, क्या, क्यों। तो ये उनको उसकी अपनी इंपॉर्टेंस बतानी है और इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे, चाहे वो कश्मीर के नाम पे हो, चाहे वो चीन के लिए हो, चाहे वो दूसरे किसी वेस्टर्न पावर के लिए हो। क्योंकि उनको एक नौकर बन के एक सेवा करने की, एक दास बन के सेवा करने की जो एक आदत पड़ गई है, कि जिससे कि वो हाई टेबल पे बैठे हैं, बड़े बड़े बिग बॉयज के साथ बैठे, तो उसमें एक उनकी आदत पड़ गई है। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि भारत ने किस तरीके से इसको अपनी चुनौती माना है। और ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि अपनी चुनौती मानते हुए हमने अपने तरीके से इसको डील करने की कोशिश की है। क्योंकि जब पिछले दिनों जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि इट इज लोनली एट द टॉप। एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने कहा था कि इट इज लोनली एट द टॉप, या जब आप ऊपर का सफर कर रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं। और वही बात यहां पे आती है। इससे प्रूव होता है कि भारत जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और भारत जो है टॉप के आसपास ही है। और इसमें लोग आपके अगेंस्ट ज्यादा होंगे बनिस्बत इसके कि वो आपके साथ हो। तो इसमें भारत ने एक मुहिम चलाई है, उसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, जो उससे उनको हम कंट्रोल कर सकें। उसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हमने रद्द कर दिया 23 अप्रैल 2025 को, इमीडिएटली नरसंहार के बाद। फिर एयर स्पेस बंद कर दिया हमने अप्रैल 30 अप्रैल को। और उनके साथ जो ट्रेड था वो म्यूचुअल ट्रेड, वो बंद कर दिया हमने 2 मई को। तो एक बहुत बड़े बड़े कदम लिए गए। इसके ऊपर हम क्विकली ध्यान देते हैं कि इसमें क्या हुआ था। क्योंकि याद रखिए कि उनके साथ जो हमारा डायरेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो 11.2, ओके। अब डायरेक्ट तो ऑब्वियसली जो सीमा के पार प्रॉपरली जा रहा है, और इनडायरेक्टली वाया दुबई, वाया कोलंबो या किसी और तीसरे देश से होके जाता है, जिसमें उस जो पदार्थ है, जो आर्टिकल है, उसकी वैल्यू जो है वो 30 से 40% ऊपर चली जाती है। क्योंकि उसमें शिपिंग कॉस्ट ऊपर हो जाती है, जो वहां के लोकल ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, और इस तरह से करके फिर इसी दौरान क्या हुआ था कि IMF ने जो नरसंहार के इमीडिएटली बाद $1 बिलियन का इनका लोन अप्रूव कर दिया था। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये जो कदम था, इसको भारत में ऐसे देखा गया जैसे कि उनको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा हो वो नरसंहार करने के लिए, वो एक टेररिज्म की एक्टिविटी को फैलाने के लिए। तो याद रखिए फिर से अगेन
कि आपको अपने जो फायदे हैं, जो अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनको सिक्योर करना है और उसी में भारत ये कदम उठा रहा है। अब आईएमएफ की बात अगर चल रही है तो इसमें आपको फिर से बता दूं कि इसमें हर देश जो है जितना जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन करता है उसी तरीके से उसका जो वोटिंग राइट होता है। अब इसमें यूएसए जो है नंबर 1 पे है, उनका जो है 17.5% वोटिंग राइट है। नंबर 2 पे जो है वो जापान है 6.5% पे, चाइना 6.4% पे, जर्मनी 6% पे, फ्रांस 4.03% पे, यूके 4.2% पे, इटली 3.76% पे और इंडिया जो है वो 2.75% पे है। तो ये इंडिया 8वें नंबर पे है और गौर करिए कि भारत का और यूएसए का जो गुणा करेंगे अगर उसको, अब तो लगभग 6 गुना वोटिंग राइट ज्यादा है, 6.2 एक्चुअली एग्जैक्टली। तो 6 गुना से भी ज्यादा की वोटिंग राइट है यूएसए की। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसकी शह पे ये जो आपको मैंने 7 नाम पहले गिनाए देशों के, उनकी शह पे ही या उनकी वोटिंग पे ही ये आईएमएफ का लोन अप्रूव हो सकता है। फिर जो एफएटीएफ है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे कहते हैं, इसके ऊपर भी भारत ने बहुत दबाव डाला हुआ है इस समय कि आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालें, क्योंकि इनके 2 ही काम होते हैं। एक तो होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दूसरा होता है इनका काम आप टेररिस्ट फंडिंग को रोकिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गलत तरीके से इधर से उधर पैसा जा रहा है, ब्लैक का व्हाइट हो रहा है, और टेररिस्ट फंडिंग तो क्लियर कट है कि भाई आप अपना जो पैसा आ रहा है उसको आप टेररिस्ट एक्टिविटी में लगा रहे हैं अपने देश की किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। अब उसमें भारत ने बहुत जोड़ तोड़ किए थे और 2008 से 2009 के बीच में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा था, फिर 2012 से 2015, फिर 2018 से 2022 के बीच में कंटिन्यूअसली ये ग्रे लिस्ट में रहा और इससे इनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा झटका लगा था। तो $38 बिलियन इनकी जीडीपी जो थी उसको चोट लगी थी 2008 से 2019 के बीच में ही, और जबकि ये ग्रे लिस्ट में थे 2022 तक, तो ये फिगर्स बहुत बड़े हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बात की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एक छोटा सा, इसके ऊपर हम कभी बड़ा कार्यक्रम भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको इसका इंट्रोडक्शन ये दे देता हूं कि 1960 में ये ट्रीटी हमने साइन की थी। इसमें 6 रिवर्स आती हैं, तो उसमें एक वेस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है, और ईस्टर्न सेक्टर जो है उसमें मूलतः जो भारत की नदियां हैं जिसके ऊपर भारत ज्यादा पानी यूज कर सकता है, और वो है रवि, ब्यास और सतलज। जबकि वेस्टर्न सेक्टर जो है उसमें भी 3 नदियां हैं और बहुत बड़ी एक रिवर है इंडस, जो कि मेन रिवर कह लीजिए, फिर झेलम है, चिनाब है, और 80% के आसपास जो है पानी पाकिस्तान यूज करता है उसमें, और भारत केवल 20% यूज करता है। तो ये इन इक्वल जो एक ट्रीटी थी इस तरह की, और इसको भारत ने रद्द कर दिया है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। उनकी जो 90% जो उनकी खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, वो इस पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी अगर भारत ये पानी इसी तरह से रोक के रखेगा। उनके 21 हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं, मतलब कि जो जिससे बिजली बनाई जाती है और उनके पूरे इंडस्ट्रीज को उनके शहरों में पहुंचाई जाती है, वो सारे उस पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एग्रीकल्चर की ही बात हम लोग कर रहे हैं तो उस पर गौर कर लें तो 37.4% जो है उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। 22.9% जो उनकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आता है, खेती बाड़ी से आता है, और 24.4 और 24.4% जो एक्सपोर्ट्स जो है उनके वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो सोच लीजिए कि उनकी जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 23% जो है श्रिंक कर जाएगी अगर इसी तरह से भारत का दबाव बना रहा इंडस वाटर ट्रीटी पे। फिर दूसरे जो तरीके हैं जैसे कि फर्टिलाइजर, क्योंकि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर भी यूज होता है पानी के साथ साथ ही। और फर्टिलाइजर जो है भारत
खुद भी बनाता है और साथ साथ काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है। उसके ऊपर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। बहरहाल पाकिस्तान पे ही गौर करते हुए, तो वो जो है काफी ज्यादा जो केमिकल्स जो हैं वो भारत से इंपोर्ट करते हैं, और नेचुरल गैस जो उसको बनाने में यूज होती है उसको भी भारत से इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि भारत जो है एक अपना भी प्रोडक्शन करता है और साथ साथ ही बहुत बड़ी संख्या में जो है इनको इंपोर्ट करता है। तो उसकी जो कीमत होती है, वैल्यू हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है। तो फर्टिलाइजर बनाने में उसको पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, और पाकिस्तान ही नहीं, जितने भी भारत के आसपास के देश हैं जो वो भारत पे ही डिपेंड करते हैं। फिर आते हैं फार्मास्यूटिकल, क्योंकि हमने अपना उनके साथ अगर बिजनेस बंद कर दिया है तो बहुत ज्यादा उसके असर आएंगे पाकिस्तान के ऊपर। फार्मास्यूटिकल जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो भारत से ही बनी बनाई दवाइयां जो है इंपोर्ट करते हैं। तो उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उनको वाया दुबई या वाया कोलंबो मंगवाना पड़ेगा, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा डबल से ट्रिपल हो जाती है कई बार। फिर जो कुछ दवाइयां वो अपने यहां बनाते भी हैं तो उसका ऑलमोस्ट 40% के आसपास जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, एपीआईज, वो उस दवाई में डलते हैं उसको बनाने के लिए, वो भी भारत से आते हैं। तो समझ लीजिए, इस तरह मैंने आपको बताया कि भारत बहुत बड़ी संख्या में खरीदता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इसका मतलब अगर उनको बाहर से लेना पड़ेगा तो 25% से ज्यादा जो उनकी जो अपनी दवाइयां बना रहे हैं उसकी भी कीमत, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर चला जाएगा। तो बहुत बड़ा झटका है। टेक्सटाइल एक और बहुत बड़ा पाकिस्तान की उपलब्धि है, टेक्सटाइल, और 60% जो है उनका एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल पे डिपेंड करता है, और ये कंट्रीब्यूट करता है 8.5% उनकी जीडीपी पे। तो इसमें जो डाइज हैं, उसका यान है, केमिकल्स हैं, ये सारे भी भारत से आते हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ी संख्या में या तो बनाता है या प्रोक्योर करता है, इंपोर्ट करता है, फिर छोटे छोटे देशों को अपने आसपास डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इससे भी उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। फिर एयर स्पेस भारत ने बंद किया है। तो एयर स्पेस बंद करने से $50,000 जो है पर फ्लाइट उनको एक्स्ट्रा खर्चना पड़ रहा है, क्योंकि उनको घूम के जाना पड़ रहा है। और साथ ही 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन जो है उनको एयर स्पेस यूटिलाइजेशन का, जो फॉरेन एयरलाइंस उनके स्पेस में से फ्लाई करके जाती थी, उसका मिलता था हर महीने। तो लगभग $42 मिलियन का उनको झटका लगेगा केवल जस्ट एयर स्पेस बंद करने से। अब आप कह सकते हैं 42 मिलियन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक जो उनकी जो खुद की इकोनॉमी है उसको देखते हुए 42 मिलियन काफी बड़ी एक रकम है। शिपिंग के भी हमने बहुत बड़ा पाबंद लगा दिया है। कोई भी शिपिंग जो है भारत से रूटिंग होते हुए उनके पास नहीं जा सकती है। अब उनके पास बहुत ही लिमिटेड जो पोर्ट्स हैं, और उसमें जो गहरे पोर्ट हैं वो नहीं है, बहुत बड़ी शिप्स नहीं जा सकती हैं। और मेन जो उनका कराची का पोर्ट है उसके साथ में एक छोटा सा कासिम पोर्ट है, और ग्वादर पोर्ट जो है वहां तो मुश्किल से 10 शिप्स आती हैं, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी का बहुत खतरा रहता है। तो पूरी जो उनकी जो एक शिपिंग जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है भारत ने, क्योंकि बड़ी शिप्स में आके फिर छोटी शिप्स में शिफ्ट होके और भारत से सामान पाकिस्तान जाता था। अब यही काम उनको बड़ी शिप्स को रीरूटिंग करके दुबई या कोलंबो या इस तरह के पोर्ट में मंगवाना पड़ेगा, और वहां से छोटी शिप्स में शिफ्ट करना पड़ेगा, और वो इनके पोर्ट्स में लेके आएंगी। तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बहुत बढ़ गया, साथ ही इंश्योरेंस का खर्चा बहुत बढ़ गया, और वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मेनली जो बिजनेस होता है वो सारा का सारा शिपिंग के रूट से ही आता है, बहुत ही कम एयर रूट से आता है। तो ग्रे लिस्टिंग में भारत इस समय उनके पास लगा हुआ है, और ग्रे लिस्टिंग से आपको मैं बता दूं क्या होता है कि ग्रे लिस्टिंग से आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। इनफैक्ट आपको लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं बोरोइंग के लिए, लेंडिंग के लिए, या आपको उधार देने के लिए। फाइनेंशियल सिस्टम से भी आप बाहर चले जाते हैं। और पाकिस्तान की हालत इस समय बुरी है, क्योंकि 131 से भी ऊपर, ओके, एक 131 बिलियन से भी ज्यादा उनका जो है एक्सटर्नल लोन्स हैं उनके ऊपर, और जस्ट फॉरेन रिजर्व जो है केवल 15% है।
तो बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान इस समय, और ये एक्सट्रीम प्रेशर जो है भारत उनके ऊपर बना के रखेगा, कंटिन्यूसली रखेगा। और क्योंकि फाइनेंशियल जो सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को, वो इस पैसे से ही कर रहे हैं, और वो हमारे को यूज करके कर रहे हैं, तो हमने उनके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर डाला हुआ है। लेकिन उनके साथ पीछे कुछ एंटिटीज खड़ी हैं, जैसे चीन हो गया, और पिछले दिनों यूएसए ने भी उनको सपोर्ट किया, तो उसके बारे में हम अगले समय बात करेंगे। आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आए और कुछ जानकारी जो है, क्लैरिटी जो मिली होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।